वंदे मातरम। हम चर्चा कर रहे थे क्लास 12वीं राजनीति विज्ञान की और हमारा अध्याय चल रहा था प्रथम शीत युद्ध का दौर। आज हम शीत युद्ध के दौर की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पिछले वीडियो के अंदर अपने बोध आधारित प्रश्नों की जो चर्चा की थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बोध आधारित सवाल या समझ पर आधारित सवाल एनसीईआरटी के वह क्वेश्चन हैं जो सीधे किताब के अंदर पूछे नहीं गए। अपन को उन किताबों को, जैसे अपन पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं, अध्याय पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, ये आपके समझ पर आधारित सवाल होते हैं जो सीधे आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे और सीधे आपको इनके आंसर भी नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ करके इनके आंसर देने का प्रयास करना है। हमने बोध आधारित सवालों के अंदर अगला सवाल लिया है, बहुत पास फिर भी बहुत दूर। मैंने नक्शे में देखा और मुझे यकीन नहीं हुआ कि महाशक्ति के इतने पास होने के बाद भी क्यूबा में सालों साल से अमेरिकी विरोधी सरकार कायम है। हमसे एक प्रश्नवाचक सवाल पूछा है कि अमेरिका के बिल्कुल तट से लगा हुआ शीत युद्ध के श्रम बिंदु की अपन बात कर रहे थे क्यूबा मिसाइल संकट की, तो ये बिल्कुल अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था और ये अमेरिका के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी वहाँ पर महाशक्ति विरोधी यानी अमेरिका के विरोधी सरकार कायम क्यों रही। आपको ये बता दें, हम क्यूबा मिसाइल संकट की जब चर्चा कर रहे थे तब हमने कहा था कि एक अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा एक द्वीपीय देश था, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक संपर्क था, यहाँ को जो इसको जो सहायता वगैरह मिलती थी वो सोवियत संघ की ओर से मिलती थी। तो ऐसा क्यों था कि अमेरिका के तट से लगा हुआ था और अमेरिका इतना ज़्यादा महाशक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उस पर उसके महाशक्ति के विरोधी यानी अमेरिकी विरोधी सरकार कायम क्यों रही। आपको ये बता दें कि शीत युद्ध के दौर के समय में जो अवरोध का सिद्धांत कार्य कर रहा था, क्योंकि विरोधी शक्ति थी वो भी इतनी की इतनी शक्तिशाली थी, जितना अमेरिका शक्तिशाली था उतने की उतनी विरोधी शक्ति भी विरोधी जो महाशक्ति थी वो भी इतनी की इतनी शक्तिशाली थी और इसलिए अमेरिका की क्यूबा पर सीधे आक्रमण करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तो सारांश के रूप में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अवरोध के सिद्धांत के कारण, जिसको अवरोध का सिद्धांत कहते हैं या रोक या संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत के कारण अमेरिका क्यूबा के अंदर अमेरिका विरोधी सरकार थी वो कायम रही। यानी इस समय जो सिद्धांत कार्य कर रहा था अवरोध या रोक या संतुलन का सिद्धांत कार्य कर रहा था। अगला सवाल पूछा इसने, तो इसका मतलब यह है कि नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बस विचार ही रहा, कभी साकार नहीं हुआ। हमने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात की। 1972 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के अक्टोड की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट के बाद एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो जन्म होता है और इस व्यवस्था को जो उस समय 9 स्वतंत्र देश थे, हम 9 स्वतंत्र देश शब्द उन देशों के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं जो अभी अभी औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुआ है। इसके अंदर अधिकांश देश है वो या तो अफ्रीका के है या एशिया महाद्वीप के है और औपनिवेशिक दासता से अभी मुक्त हुए। तो इन देशों ने नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन यहाँ एक बात आती है कि क्या ये व्यवस्था विश्व व्यवस्था बन पाई थी? तो ऐसा नहीं हुआ था। ये जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी बस एक विचार ही रहा, विचार वाली बात तो नहीं, ये कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या वैश्विक व्यवस्था नहीं बन पाई, नहीं अपनाया, ये बात नहीं है। इन जो 9 स्वतंत्र देश थे इन देशों ने अपनाया था, लेकिन कभी भी ये विश्व की अर्थव्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाई थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं। अपन ने अब तक की चर्चा के अंदर कुछ सवाल छोटे छोटे ऐसे बचे जो हमारे चर्चा के अंदर नहीं आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? 1947 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति, कब? 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए यूनान को 25 करोड़ और टर्की को 15 करोड़ डॉलर आर्थिक सहायता देने की अमेरिका के कांग्रेस से सिफारिश की। अमेरिकी कांग्रेस से सिफारिश करने का मतलब अमेरिका के अंदर संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने
इन दो देशों को, यूनान को 25 करोड़ और टर्की को 15 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता की जो सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य था साम्यवाद के प्रचार को रोकना, यानी आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो योजना बनाई गई थी, ये योजना ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। अवधि याद रख लेना, 1947 के अंदर इसकी सिफारिश की थी। मार्शल प्लान, ये भी साम्यवाद से जोड़ा हुआ था। 1947 से 1952 की अवधि के अंदर पश्चिमी यूरोप के देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया, और ये आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए दिया गया। इस मार्शल प्लान के साथ या मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के जिन देशों ने, पश्चिमी यूरोप का मतलब अपन जानते थे कि शीत युद्ध का जो अखाड़ा था वो यूरोप बना, और यूरोप का जो पश्चिमी गुट था वो अमेरिका के नेतृत्व में था, तो अधिकांश उसने पश्चिमी यूरोप के देशों को सहायता दी। पश्चिमी यूरोप के देशों को 12 अरब डॉलर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया, और इसके साथ एक शर्त रखी गई कि जो देश मार्शल प्लान के तहत सहायता स्वीकार करेंगे वो अपनी शासन व्यवस्था के अंदर साम्यवाद को कोई स्थान नहीं देंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल प्लान या मार्शल योजना, ये दोनों साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी। अगला सवाल जो अपन ने छूटा था, कोरिया संकट। अपन ने इससे पहले थोड़ी सी शीत युद्ध के दायरे की चर्चा कर रहे थे, उस समय कोरिया संकट की चर्चा की। 1950 से 1953 की अवधि के अंदर ये कोरिया संकट हुआ, और हुआ ही ये कि 1950 के अंदर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, और जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया, और दक्षिणी कोरिया के जो रक्षा की जिम्मेदारी थी वो अमेरिका ने ले ली, और अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया का साथ दिया। तो इसके विपरीत चीन है और सोवियत संघ है, उन्होंने उत्तरी कोरिया का साथ दिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो संघर्ष था ये कोरिया संकट के नाम से जाना जाता है। अगली चर्चा में हमारा विषय छूटा था बर्लिन की दीवार। अपन ने इसके बारे में पहले काफ़ी चर्चा की। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट, और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद हमने चर्चा बर्लिन की दीवार की। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है बर्लिन की दीवार को। 1958 के अंदर ये दीवार बनना शुरू हुई, और 1961 में जाकर के ये दीवार बन करके खड़ी हो गई। करीबन 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसको गिरा दिया। तो ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, और ये जर्मनी को 2 भागों में बांटती थी, पश्चिमी और पूर्वी, और बर्लिन के शहर के मध्य से निकलती थी, इसलिए इसको बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। 1958 से 61 के मध्य 61 में बनी, और 1989 के अंदर ये दीवार गिरा दी गई। क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। इस अध्याय के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। अपन ने चर्चा की अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था, और इस देश का नाम था क्यूबा, और इस क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। 1961 के अंदर, अप्रैल 1961 के अंदर सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रूशेव ने यह निर्णय लिया कि क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें तैनात की जाएं, और 62 के अंदर उन्होंने परमाणु मिसाइलें यहाँ तैनात भी कर दी। जब इसकी भनक अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को लगी तो कैनेडी ने भी अपना जो जंगी बेड़ा था वो अमेरिका क्यूबा की ओर रवाना कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर ये जो संकट की आशंका थी वो टल गई। विश्व ने सुकून की सांस दी। इसे क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का जन्म बिंदु कहा जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट को थोड़ा सा अपने नज़र में रखें। अगली बात तो ये खुफिया एजेंसी की। हमारी 12th क्लास की NCERT की सिलेबस के अंदर अमेरिका की खुफिया एजेंसी की चर्चा हुई है, बाकी की हुई नहीं है।
पड़ोसी देश है हमारे और कहीं से पूछा भी जा सकता है और कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। इनके नाम याद रखने। नाटो का हिंदी के अंदर पूछा था, संगठन के अंदर हिंदी के नाम पूछा था पिछले एग्जाम के अंदर। खुफिया एजेंसी हमें देख लें। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA कहा जाता है और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। किस देश की है? CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। दूसरी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के नाम से जाना जाता है और ये रो है वो किसकी है? खुफिया एजेंसी भारत की है। तीसरी है इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। किस देश की है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। और अगली दी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MASS जो खुफिया एजेंसी है, ये किस देश की है? चीन की खुफिया एजेंसी है। अगला बिंदु लिया है अमेरिका के सैन्य संगठनों के बारे में। हमारी किताब के अंदर इन तीनों सैन्य संगठनों की चर्चा हुई है, बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखें। इनके नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको ध्यान रखें। पिछले बोर्ड परीक्षा के अंदर नाटो का इंग्लिश के अंदर फुल फॉर्म पूछा था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। शीत युद्ध के दौर के अंदर ये अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य संगठन था। शीत युद्ध के समय इसके अंदर 12 देश शामिल थे और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। तो इंग्लिश में भी इसका नाम याद रख ले, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी के अंदर भी इसका नाम ध्यान रख लेना है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो के बाद अमेरिका का दूसरा सैन्य संगठन है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SEATO के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन। दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन जिसको SEATO के नाम से जाना जाता है। और SEATO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1954 के अंदर। और तीसरा अमेरिका का जो सैन्य संगठन था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, और ये सेंटो भी अमेरिका का सैन्य संगठन था, केंद्रीय संधि संगठन। और सेंटो की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1955 के अंदर। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर अमेरिका के 3 संगठनों की चर्चा हुई, नाटो की हुई है, SEATO की हुई है और सेंटो की हुई है। वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध का सीधे तरीके से कई विवरण नहीं है, लेकिन जो शीत युद्ध का घटनाक्रम दे रखा है उसके अंदर वियतनाम युद्ध का थोड़ा सा परिचय दे रखा है। ये वियतनाम युद्ध 1954 से 1975 तक चला और शीत युद्ध के दौर का एक भयंकर युद्ध कहा जा सकता है। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य संघर्ष हुआ। उत्तरी वियतनाम का चीन और सोवियत संघ साथ दे रहे हैं और दक्षिणी वियतनाम का है वो अमेरिका साथ दे रहा है। लेकिन मज़े की बात ये रही कि इस वियतनाम युद्ध के अंदर ये अमेरिका के ऐसे गले की फांस बन गया था जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, बहुत लंबा चला और इस युद्ध के अंदर अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ये शीत युद्ध के दौर की महत्वपूर्ण घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए देश। हाँ, ज़्यादा तो नहीं पूछे जाने की संभावना बनती है, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक ऐसी लहर चल रही थी जिसमें अधिकांश औपनिवेशिक दासता से देश स्वतंत्र हो रहे थे, मुक्त हो रहे थे। तो कुछ देशों के नाम पूछे जा सकते हैं जो शीत युद्ध के दौर के अंदर स्वतंत्र हो रहे हैं या फिर ये देश है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हो रहे हैं। तो जैसे भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र होते हैं। भारत भी 1947 में होता है, पाकिस्तान भी 1947 में स्वतंत्र होता है। श्रीलंका है और श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र होता है। और इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया 1949 में स्वतंत्र होता है। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और 1949 के साम्यवादी क्रांति के बाद 1950 के अंदर जो चीन है वो भी स्वतंत्र हो जाता है।
उसके बाद भारत सोवियत संघ मित्रता की संधि। ये एक शीत युद्ध के दौर की बहुत बड़ी बात थी कि जब भारत गुट निरपेक्षता की बात कर रहा था, और उसी समय भारत ने 1971 के अंदर 9 अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षों के लिए मित्रता की संधि की। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए मित्रता की संधि की। जब भारत ने सोवियत संघ की मित्रता की संधि की तो बहुत सारे आलोचकों ने ये सवाल भी उठाए थे कि भारत है वो सोवियत गुट के अंदर शामिल हो गया। लेकिन भारत का कहना था कि 1971 में बांग्लादेश संकट के समय भारत को आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, और इस सहायता के लिए यह संधि उनके लिए महत्वपूर्ण थी। अगली बात ये थी कि यह संधि है दूसरे देशों से संबंध बनाने से रोकती नहीं है, इसलिए इसको किसी भी गुट में शामिल होना नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? अमेरिका 1787 के अंदर अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और 4 जुलाई 1787 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। तो प्रतिवर्ष अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। गुट निरपेक्षता के सम्मेलन की बात करें, बांडुंग सम्मेलन 1955 के अंदर गुट निरपेक्षता की आधारशिला रखी गई। 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर, यूगोस्लाविया में आया हुआ है, 1961 में बेलग्रेड के अंदर गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, और इस प्रथम सम्मेलन के अंदर कुल 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 के अंदर भारत में हुआ, और गुट निरपेक्षता का वर्तमान में 18वां जो सम्मेलन है 2019, ये अजरबैजान के अंदर हुआ। 19वां जो सम्मेलन है वो 2023 के अंदर युगांडा के अंदर है, वो प्रस्तावित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन किन बातों की परिणति थी, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव है वो किस प्रकार हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्भव के पीछे जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा उन देशों का जिनको हम नवस्वतंत्र देश कह सकते हैं, जो अभी अभी औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए थे, और ये देश अभी तक ये चाहते थे कि हमको विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। तो इन्हीं सोच के साथ गुट निरपेक्षता आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है। संस्थापक सदस्यों के बीच सहमति, 5 जिन संस्थापक सदस्य देशों की बात की, ये पांचों के पांचों सदस्य देश औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए थे, और ये देश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, और इसलिए इन देशों ने आपस में सहयोग किया। शीत युद्ध का प्रचार और बढ़ते दायरे, स्थिति ये थी कि शीत युद्ध अपने चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा था। इसका दायरा, यानी इसके दायरे का मतलब जहाँ तक शीत युद्ध के संघर्ष होने की स्थिति बन रही थी, तो शीत युद्ध का दायरा और प्रचार दोनों बढ़ता जा रहा था। और इस समय इन नव औपनिवेशिक देशों के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई थी कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहेगी या नहीं। तो ये देश अपनी स्वतंत्रता के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर अग्रसर हुए। नव स्वतंत्र देशों को होद्दे, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो एशिया के थे ज़्यादातर, या दक्षिणी अफ्रीका के थे। ये देश औपनिवेशिक दासता से मुक्त हो रहे थे, और ये देश फिर से किसी भी सैन्य गठबंधन में या किसी भी गुट के अंदर शामिल होकर के अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है, अपनी स्वतंत्रता है, उसको वो समाप्त करना नहीं चाहते थे। और इसलिए इन देशों ने मिल करके किसको अपना लिया? गुट निरपेक्षता आंदोलन को